लद्दाख की गलवान में 20 हिंदुस्तानियों के बलिदान पर पूरा देश गुस्से में है। चालबाज, धोखेबाज चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की मांग हो रही है। एक और देश अपने सपूतों को आखिरी विदाई दे रहा है, तो दूसरी ओर चीन के खिलाफ देश का गुस्सा उबल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही चीन को साफ और सख्त संदेश दिया और कहा कि हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तनाव के इस माहौल में आज चीन से एक बार फिर मेजर जनरल लेवल पर बातचीत हुई है। इधर सरकार ने चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। भारत में चीनी संचार उपकरणों पर रोक लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि चीनी उपकरणों को हटाया जाए। सरकार ने चीन के उपकरण हटाने के लिए संचार विभाग, BSNL और MTNL को निर्देश दे दिए हैं। इसमें कहा गया है कि 4G के लिए चीनी उपकरणों का इस्तेमाल अब पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि अब लगातार तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं जिनसे चीन को चोट पहुंचे, उसे वो दर्द महसूस हो कि उसने सालों के संबंधों को कैसे नष्ट किया है, तहस नहस किया है। और आज के बाद शायद चीन के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे, 1962 के युद्ध के बाद भी लगातार शांति रही, उसके साथ हमारा बहुत बड़ा व्यापार है, लेकिन फिर भी चीन की इस धोखेबाजी का सिला उसे अब जरूर मिलकर रहेगा। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और हमारे साथ इस वक्त देश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल JJ सिंह जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी वो भी जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल SL नरसिम्हन जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य हैं वो ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा भारत के पूर्व DGMO लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया जी वो भी आने वाले हैं। मैं जनरल प्रसाद और जनरल सिंह आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, अभी अभी जो खबरें आई हैं आपने भी सुनी होंगी कि पहले टेलीकॉम में, अब रेलवे ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए हैं। देश में अब ये फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि जहां जहां भी चीन को चोट पहुंचाई जा सकती है वो पहुंचाई जाए। तो आपको लगता है कि फिलहाल आर्थिक मोर्चे पर आगे जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी जरूरत थी और होने चाहिए आगे भी ऐसे फैसले? जनरल सिंह पहले आप बताएं। सौरभ, मैं आपके साथ सहमत हूं कि हिंदुस्तान के पास कई तरीके हैं चीन का मुकाबला करने के लिए और फौजी तरीका एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। उससे पहले बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि आर्थिक, इकोनॉमिक, दूसरा पॉलिटिकल दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनका चीन के ऊपर प्रभाव डाला जा सकता है। तीसरी चीज़ है कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से, कि कई डिप्लोमेटिक तरीके से भी दुनिया के दूसरे देश हैं वो चीन को समझा सकते हैं कि इतने बड़े तुम दो देश हो, आपस में क्यों झगड़ रहे हो, इसको शांतिपूर्वक इसका हल ढूंढो। तो मैं समझता हूं कि ये सब जब मिला के, और फौज का काम है सरहद की हिफाजत करना और हम डट के हिफाजत करेंगे, इसमें चीन को कोई शक नहीं रहना चाहिए। जनरल साहब, एक बड़ी खबर है सर, मैं जरा उस पर आप लोगों का भी ध्यान चाहता हूं, दर्शकों का भी। आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी ने आज एक सवाल पूछा था ट्विटर पर कि हाउ डेड चाइना किल आवर अनआर्म्ड सोल्जर्स, व्हाई वर आवर सोल्जर्स सेंट अनआर्म्ड टू मार्टिरडम। हमारे जवानों को निहत्था क्यों भेजा गया शहीद होने के लिए? ये राहुल गांधी ने सवाल भेजा था। उनको देश के विदेश मंत्री ने अब जवाब दिया है। डॉक्टर S जयशंकर का एक ट्वीट है, उन्होंने राहुल गांधी के सवाल का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्स हैं उनको सही कर लेना चाहिए। जो बॉर्डर ड्यूटी पर हमारे जवान होते हैं वो हमेशा अपने पास हथियार रखते हैं, खासकर जब वो अपनी पोस्ट छोड़ रहे होते हैं। और 15 जून को गलवान में जो हमारे सिपाही थे उनके पास भी हथियार था, लेकिन 1996 और 2005 के एग्रीमेंट्स के मुताबिक ये हमारी लंबी परंपरा रही है कि हम फेस ऑफ के दरमियान अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं करते। तो इससे एक चीज स्पष्ट हो गई कि हमारे जवानों के पास उस वक्त हथियार थे, वो निहत्थे नहीं थे। हथियार थे लेकिन हथियार चलाए नहीं, ये विदेश मंत्री खुद साफ कर रहे हैं। भले ही वो जवाब राहुल गांधी को दे रहे हो, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उन जवानों के पास हथियार था। अब लेकिन इससे ये सवाल जरूर उठता है कि अगर हथियार था तो हमारे सिपाही जो हैं
वो उनके साथ जब वो बर्बरता हो रही थी, चीन अपने साथ जो इम्प्रोवाइज्ड हथियार लेकर के आया था, और इस किस्म की अमानवीय घटनाओं के बारे में पता चल रहा है। चीन ने जिस किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया, बेसबॉल के बैट्स, डंडे जिनके ऊपर कीलें लगी हुई हैं या नुकीली तार जिनके ऊपर बांधी हुई हैं, आदिकाल में जिनका इस्तेमाल हुआ करता होगा, कोई सभ्य सेना इस किस्म के हथियार का इस्तेमाल किसी सैनिक के ऊपर नहीं करती, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। लेकिन उन लोगों ने किया और हमारे सिपाहियों के पास हथियार था। यह बात अब साफ हो रही है। जनरल सिंह, आपको आश्चर्य हो रहा है कि हथियार थे लेकिन इस्तेमाल नहीं हुए? सौरभ, आपकी आवाज ऑडियो चली गई है। जनरल साहब, ऑडियो चली गई है। जनरल साहब, मुझे आप अगर सुन पा रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर फायर आर्म्स थे, हथियार थे, तो वो उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं कि हमने अपनी परंपरा और संधि को निभाया, लेकिन क्या उन हालात में संधि को छोड़ नहीं देना चाहिए था? देखिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान एक भरोसेमंद देश है, हमने कभी भी गैर जिम्मेवारी की हरकत नहीं की। अगर एक संधि बनी है, एक एग्रीमेंट बना है, एक ट्रीटी बनी है कि कोई गोली नहीं चलाएगा, तो हम उसको अमल में ला रहे हैं। लेकिन वो चोरी कर रहे हैं कि वो जिस तरीके से उन्होंने हमारे फौजियों को दूसरे लाठियों से, आयरन रॉड से मारा, ये कभी नहीं होता। लेकिन ये भी आपको बताना चाहता हूं कि गोली क्यों नहीं चलाई जाएगी, ये संधि क्यों हुई। ये संधि इसलिए हुई कि जो दुनिया के इतिहास में आप देखिए, पहली महायुद्ध में 1 और 2 गोलियों से महायुद्ध शुरू हो गया। तो एक गोली भी फायर हो जाए, उसको फिर एस्केलेटरी लैडर में डाल देंगे तो मशीन गन आ जाएगी, मोटर आ जाएंगे, आर्टिलरी आ जाएगी, हवाई आ जाएंगे, तो ये युद्ध हो जाएगा। जी सर, ठीक है। लेकिन जनरल साहब, ये संधि हुई थी 2 देशों के बीच में, आगे तनाव न बढ़े इसके लिए। लेकिन जब एक पार्टी ने तनाव बढ़ा दिया, जब वो हमारे लोगों की जान लेने पर आमादा हो गया, जनरल शंकर प्रसाद सर, तो क्या उस वक्त हथियार का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? मेरा मानना यह है कि हथियार का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर उन्होंने हमारे ऊपर एक हथियार इस्तेमाल किया है तो उसका जवाब हम उसके बड़े हथियार से देंगे, ये मेरा मानना है। मुझे तो अभी शक हो रहा है, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए कि उनके पास हथियार थे या नहीं थे। अगर थे और चाइना ने इस किस्म के हथियार इस्तेमाल किए जिससे लोगों की मौत हो गई, तो मैं समझता हूं कि जो ऑन द स्पॉट लोग थे, उन्हें अपने हथियार थे तो उसे इस्तेमाल करना चाहिए था। सर आप कह रहे हैं आपको शक हो रहा है, लेकिन अब ये तो देश के विदेश मंत्री खुद बता रहे हैं 100 कैजुअल्टी हमें करनी चाहिए थी। सर, विदेश मंत्री खुद कह रहे हैं कि थे हथियार। तो होंगे, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हथियार थे तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि वो एक हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। सर, इसमें कहीं ये भी ऐसा तो नहीं है कि ये निर्देश हो कि मामले को बढ़ाना नहीं है, इसलिए आप अपनी गोली का इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो हथियार ले क्यों गए थे? हथियार पीछे छोड़ के आते ना। आपने जो पहले चित्र देखे हैं जिसमें हाथापाई हो रही है, उसमें तो किसी के पास हथियार था नहीं। तो अगर इस समय हथियार था तो और उन्होंने हथियार इस्तेमाल किया है, उन्होंने कोई एक धक्का नहीं की है, उन्होंने केवल एक डंडा ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि नेल्स के साथ इस्तेमाल किया है। आपने उसके चित्र देखे होंगे। मैं समझता हूं कि उस समय अगर सीओ को एक चोट लगी है तो 10 लोगों को और उसी समय गोली से मार देना चाहिए था, बाद में आके देखते कि सिंधी का क्या हुआ। ऐसी किस्म की ट्रीटी मैं समझता हूं कि इस हालात में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जी, और सर ट्रीटी इसीलिए कि शांति बनी रहे। कोई आदमी आपकी जान ले रहा है तो उस वक्त ट्रीटी का क्या मतलब है? तो ये शांति बनी हुई थी क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, शांति की बात है। अगर आप हथियार से हमारे जवानों को मार रहे हैं, अफसरों को मार रहे हैं, तो ये शांति है क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी वही कह रहा हूं सर, शांति नहीं मानता। ये सारे प्रोटोकॉल शांति के वक्त के हैं। अब शांति कहां थी जो हमने उस प्रोटोकॉल को निभाया? जनरल भाटिया सर, ये बताइए, आपको
जो अब सारी तस्वीर अब साफ हो रही है कि वहां पर वो लोग आपके साथ बर्बरियत कर रहे थे, आपके पास हथियार था, हथियार आपने नहीं चलाया, ऑर्डर था या नहीं था ये तो नहीं पता, लेकिन आप उस वक्त, आपका जो अभी तक एसओपी चला जा रहा है उसको आप फॉलो करते रहे, लेकिन क्या उस वक्त हमारे जवानों को फायर खोल नहीं देना चाहिए था? जनरल भाटिया। हाँ जी, मैं ये समझता हूँ वहां की परिस्थिति पूरी क्या थी हमें यहाँ पर बैठ के समझना चाहिए, लेकिन जब कैजुअलिटीज होनी शुरू हुई, खासतौर से जब कमांडिंग ऑफिसर कैजुअलिटी हुआ, तो हथियार जो साथ में है उनका इस्तेमाल करना जायज हो जाता है। उन्होंने ट्रीटी तोड़ दी है, उन्होंने बात बढ़ाई है, उन्होंने जो संयम तोड़ा है, उसके बाद जो कैजुअलिटीज होने के बाद, फैटिलिटीज होने के बाद कहां से वो ट्रीटी रह गई? जो उनका हथियार है वो सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस तो आदमी कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, वहां पर तो छोड़ दीजिए, सेल्फ डिफेंस के लिए आदमी में अपने आप को बचाने के लिए मैं हथियार इस्तेमाल कर सकता हूं। तो वहां पर मेरे हिसाब से जो हथियार थे उनके पास, जरूरी बात है पिछले 45 साल में हथियार नहीं इस्तेमाल हुए, कोई फायरिंग नहीं हुई वहां पर, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि हमारे जवान सेल्फ डिफेंस में हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मेरे ख्याल से वो करना चाहिए था, लेकिन हमारी साथ में ये भी देखना चाहिए कि हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी है, हमारे ड्रिल्स इतनी अच्छी है, हमारा इतना पेशेंस है हमारे में कि इतना बावजूद होने के बाद भी हमने हथियार नहीं इस्तेमाल करे। तो दूसरे दो पहलू हैं, एक करना चाहिए था और एक नहीं किया। बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी, बोलिए सर। हम अपनी आर्मी को, हम देखिए, मैं भी एक बात इसके भाटिया साहब को जोड़ दूं जरा जी। भाटिया साहब कुछ परसेंट तक मेरे से सहमत है, लेकिन आर्मी को इस तरह से निखत्ता मत बनाइए। हम कश्मीर के अंदर पत्थर खा रहे हैं, हम सब जगह लाठियाँ खा रहे हैं, पुलिस वाले खा रहे हैं, ये गलत है। आर्मी का ये इस्तेमाल ये गलत है। ट्रीटी है, ट्रीटी को हम मानते हैं, वो बिना हथियार के खाली हाथ आए हैं, हम भी हैं खाली, तो ठीक है। अगर वो हथियार लाए हैं, क्या फर्क रह गया एक बंदूक में और इस डंडे में? अगर बंदूक से एक आदमी मरता है तो डंडे से तो मार दिया बंदे को। अगर बंदा मर गया तो उसका फिर जवाब तो उससे जाना पड़ेगा ना। प्लीज डोंट मेक दी आर्मी सो इम्पोर्टेंट। आर्मी की जब हैसियत है तो यह मालूम होना चाहिए कि हमारी एक गोली से एक दुश्मन मरेगा। हमारे को कभी एनडीए में, ना आईएमए, ना आर्मी में कभी सिखलाई दी गई है कि डंडे से लड़ते किस तरह हैं। हम डंडे की लड़ाई का नहीं जानते, हम गोली फायर करना जानते हैं, और गोली में हमारे लिखा है एक गोली एक दुश्मन। देखिए, इस समय इस बात पर मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए, मैं संयम से काम कर रहा हूँ। भाटिया साहब ने सही कहा, हम अपने कमरों में बैठे हैं, एग्जैक्ट सिचुएशन हमें मालूम नहीं है, क्या लोकल कंडीशंस थी, क्या लोकल ऑर्डर्स थे, उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन जो आप हमसे पूछ रहे हैं जनरल क्वेश्चन, उसका जनरल क्वेश्चन का जवाब यही है कि वो हथियार लेकर आए हैं, हमारे पास जो हथियार है उन्होंने हमें जान से मारा है, तो उस हथियार का हम इस्तेमाल करके उनको जान से मारेंगे। सर, बड़ी हैरानी हो रही है, और ये साथ में ये भी कहना चाहिए कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे सिपाहियों का, अफसरों का डिसिप्लिन देखिए। ये आदेश अगर पहले से थे, तनाव नहीं बढ़ाना है, गोली नहीं चलानी है, उन्होंने उसको किस हद तक निभाया, लेकिन दुश्मन किस नीयत का है ये आपको इससे साफ पता चलता है। जनरल नरसिम्हन, आपको इस पूरे घटनाक्रम पे, अब मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ये खुद देश के विदेश मंत्री ने बता दिया है। अभी तक स्पेक्युलेट करते थे हथियार थे कि नहीं थे, अब देश के विदेश मंत्री ने कह दिया उनके पास हथियार थे, नहीं फायर किया, तब भी आपको हैरानी हो रही है? दो तीन चीजें मैं 1 मिनट लेकर समझाना चाहूंगा जी। पहली बात तो यह है कि इस प्रकार का जो कार्रवाई, मैं जनरल शंकर प्रसाद और जनरल भाटिया साहब से मैं एक हद तक सहमत हूं। ये इसलिए है कि इस प्रकार का जो लड़ाई जो है, ये फौजी लड़ाई नहीं है। ये जो है एक क्या बोलते हैं वो जो आर्सन, लूटिंग, जो लूटमार जो होता है, उस जगह पर इस प्रकार का कार्रवाई होती है। ये जो है एक फौजी कार्रवाई नहीं है। इस बात पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन दूसरा बात में भी ये सहमत हूँ कि ये उस समय पे हथियार थे लोगों के पास में। मैंने ब्रिगेड, डिवीजन और कोर जो हैं चाइना बॉर्डर में कमांड की है, भाटिया साहब ने भी कोर जो है वहाँ पे कमांड की हैं। सबको मालूम है कि हथियार के बिना कोई हरकत नहीं होता है, लेकिन ऑर्डर्स ये हैं दोनों तरफ में, यहाँ पे भी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के परली तरफ में भी, ये हथियार का फायर जो है नहीं खुलेगा। फायर खोलने का जो ऑर्डर जो है हमने उसको समझौते के हिसाब से हमने उसको बना रखा है। अभी रही बात कि उन्होंने हथियार को इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, ये बात
कुछ हद तक जो है, जो इमोशनल तरीके से अगर आप देखेंगे, फौजी रिएक्शन की तरीके से देखेंगे, तो ये मानना चाहिए कि भाई उनको हथियार जो है इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन ये भी आप देखिए, अगर फायर खुलता उसका क्या परिणाम निकलता वो भी हमको मालूम होना चाहिए। ये पूरा ठीक है कि भाई हमको एक गोली एक दुश्मन में करेंगे, वो पूरा ट्रेनिंग हमने भी पाया हुआ है, ऐसे बात नहीं है। लेकिन ये फायर खोलने पर उसका परिणाम क्या निकलेगा, कितना कैजुअलिटी और बढ़ेगा और उसको किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए, ये सब चीज़ें सोच लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कुछ हद तक मैं जो है जनरल शंकर प्रसाद और जनरल भाटिया साहब से सहमत। सर, आप सब लोग बहुत सीनियर हैं, आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, हम नहीं। लेकिन मैं तो एक कॉमन आदमी की तरह से सोच रहा हूं कि ये बराबरी की लड़ाई तो वैसे भी नहीं थी। वो तो अपने पास हथियार लेके आया था ना, उसने तो बंदूक का सब्स्टिट्यूट अपने पास रखा हुआ था। उसके पास जो हथियार था वो जान लेने वाला हथियार था, वो हमारे पास नहीं था। तो बराबरी की लड़ाई तो नहीं थी तब भी। जनरल नरसिम्हन, एक चीज मैं बताता हूं आपको, आपने ये भी सुना होगा कि मीडिया से और कई और जगह से भी कि चीन की तरफ से भी कैजुअलिटीज हुई हैं। अगर हमने कोई भी हमला नहीं किया उनके ऊपर, सिर्फ उन्होंने हमला किया, तो ये कैजुअलिटीज कैसे हुई? ये हम जो हैं इधर बैठ के हम जो है ना इसका विश्लेषण कर रहे हैं। जमीन पे किस प्रकार का हथियार हमारे लोग लेके गए थे, उनके लोग लेके आए थे, इसके बारे में हमको खबर नहीं है। इसीलिए जो है हम एक तरफा देख रहे हैं कि भाई उन्होंने मारा है। अगर उन्होंने ही मारा है तो फिर उनकी तरफ से कैजुअलिटीज हमारी तरफ से कैसे हुई, ये भी आपको सोचना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे तरफ से भी कुछ किस्म के हथियार होंगे, उसके बारे में हमें पता नहीं है, इसलिए हमको ज़्यादा उसके ऊपर हम बोल नहीं पाएंगे जी। तो ये हम सिर्फ जो है उधर मार खाने नहीं गए थे। पीएम साहब ने खुद बोला है, मारते मारते मरे। इसका मतलब हम लोग भी उनके ऊपर हमला बोला है, उनके ऊपर कैजुअलिटी की है, उसके बाद में ये जो कैजुअलिटीज हमारी हुई हैं वो हुई हैं। तो इसके बारे में भी गौर करना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये चर्चा सर इसीलिए उठ रही है क्योंकि आप ही की फ्रेटर्निटी के बहुत सीनियर लोगों ने बार बार इस बात को कहा है, चीफ्स तक ने, एक्स चीफ्स तक ने इस बात को कहा है कि लड़ाई में हथियार इस्तेमाल होना चाहिए था, और तब तक जानते नहीं थे कि हथियार था या नहीं था। आज ये बात साफ हो रही है, इसलिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। मैं आता हूं जनरल प्रसाद, मैं आता हूं, एक बार जनरल सिंह का एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। हम उस वक्त की परिस्थिति की एक बार सोचे, अभी तक जो बातें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं उनके आधार पर अब यह साफ हो चुका है कि जब यह झड़प शुरू हुई तो शुरुआती चीनी हमले में ही हमारे जो सीओ थे, जो कर्नल साहब थे, उनको चोट लग गई थी। इसका मतलब जो कमांडर था वो उस वक्त आगे की लड़ाई में ऑर्डर देने की हालत में नहीं था और उनकी फिर बाद में मौत भी हो गई। अब यह भी पता चल रहा है कि उनका शव शायद वो नदी में से निकाला गया क्योंकि वो शायद नीचे गिर गए थे। ये सारी बातें अब कॉमन नॉलेज में आ रही हैं। जनरल सिंह, जब कमांडर वहां पर नहीं है उस वक्त आदेश देने के लिए, उसके बाद भी हमारे बाकी जो उनसे जूनियर लेवल के अफसर थे या जो हमारे सिपाही थे, उन्होंने अपनी परंपरा निभाई। आप जरा समझा सकते हैं उस वक्त की परिस्थिति क्या रही होगी? सौरभ, पहली बात तो यह है कि फौज में अगर कमांडिंग ऑफिसर जो भगवान रूप होता है यूनिट का, जो सरपरस्त होता है, वो सेनापति है उस जगह का, उस सेनापति को अगर मारा गया या उसको ऊपर अटैक किया गया, उसका जवाब जरूर देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका जो है इसका कोई हमको फिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं है कि जो टुकड़ी उधर गई थी उनके पास हथियार था या नहीं था। ये कहा जा रहा है हथियार थे। मैं ये कह रहा हूं कि इन सेल्फ डिफेंस उनका पूरा हक बनता है, और पर्टिकुलरली जब उनके कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर वार हुआ उनको जवाब देना चाहिए उसी समय, और ये बाद में हमको पता चलेगा कि असलियत क्या थी। लेकिन इससे हमको अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना चाहिए कि इसमें पहले तो चीन ने अग्रसर किया, अपने आप को अपनी मानी हुई लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल से आगे आए हैं और उनका मकसद था कि यहां पे दंगा फसाद करना है। और तीसरी बात, जिस तादाद में उनकी नफरी आई है, जो गाड़ियां दिख रही हैं चाइना के साइड में, सैटेलाइट कभी झूठ नहीं बोलेगा, फोटोग्राफ कभी झूठ नहीं बोलेगी, आप भी जानते हैं, आप मीडिया वाले हैं। तो फोटोग्राफ में हमको दिख रहा है कि चाइना अपनी नीयत क्या लेके आया था कि वो यहां पर अपना कब्जा जमाने के लिए आया है। बिल्कुल ठीक बात है सर। हमारी जो सड़क बन रही है दौलत बेग ओल्दी की,
उसका ब्रिज जो बन रहा है उसके ऊपर दखल और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन। सर माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन जो बात अब आज देश की विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दी है, इसके बाद अब इसमें और ज्यादा शक की गुंजाइश अब नहीं रह जाती। खुद विदेश मंत्री कह रहे हैं कि उनके पास हथियार था। अपनी सेना के संयम के बारे में, बहादुरी के बारे में, जाबाजी के बारे में एक बार फिर से सोचिए और सेना को सलाम कीजिए कि उन्होंने ऐसे विकट परिस्थिति में भी जो आदेश था, जो संधि थी, जो उस वक्त करने को कहा गया था, वही किया। ये हमारी सेना का डिसिप्लिन और संयम है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो थोड़ी देर पहले आई है, अभी तक ये साफ नहीं था कि गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने जिस धोखेबाजी और बर्बरता जो दिखाई है उसमें हथियार चले या नहीं चले। अब साफ हो गया है कि हथियार नहीं चले, और हथियार होने के बावजूद नहीं चले। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके राहुल गांधी को जवाब देते हुए देश को इस बात की जानकारी दे दी है। जनरल प्रसाद, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, प्लीज कहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो लाठी की बातचीत है, जो इस किस्म की मारपीट की बातचीत है, ये सिर्फ जो बॉर्डर पुलिस है वहाँ तक सीमा रहनी चाहिए इसकी। अगर ITBF और जो हमारी बॉर्डर फोर्सेस हैं उनके साथ ऐसी होती है तो ठीक है, एक हद तक मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन आर्मी का ईथोस बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का आर्मी का ईथोस है। एक कमांडिंग ऑफिसर मर रहा है आपकी आंख के सामने और आप पिट रहे हैं या पीट रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास हथियार है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। दिस इज द टीचिंग ऑफ द आर्मी फॉर सेंचुरीज। व्हाई आर वी डेविएटिंग फ्रॉम इट? हम इससे क्यों अलग हो रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। हाँ, बहुत सीनियर ऑफिसर्स मेरे से बैठे हुए हैं यहाँ पे, आर्मी चीफ साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, जो वो कहते हैं हम मानने को तैयार हैं, लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि डंडाबाजी इज बेस्ट लेफ्ट एट द लेवल ऑफ बॉर्डर पुलिस। उसके बाद हमारी जो सेना की सिखलाई है पिछले सैकड़ों साल से, उसको नष्ट मत होने दीजिए। हमारी सेना की सबसे बड़ी काबिलियत यही है आज कि हमारा आदमी लड़ने के लिए तैयार है। एक बटालियन के लिए सब इन्फेंट्री के बैठे हैं यहाँ, इनसे पूछिए कि इन्फेंट्री बटालियन क्यों लड़ती है, जान क्यों देती है, चाहे उसके पास मॉडर्नाइज हथियार हो या ना हो, फिर भी इंडियन आर्मी लड़ने को तैयार रहती है हर समय, हर हालत में, क्योंकि हम इज्जत करते हैं अपनी रेजिमेंट की, इज्जत करते हैं अपने सीओ की, इज्जत अपनी करते हैं झंडे की। और वो अगर झंडे पर अगर आक्रमण हो गया और वो गिर के नदी में पहुंच गया है तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करना चाहिए था। ये हथियार लेकर क्या कर रहे हैं वहां पे, किसने सिखलाई दी है ये? जी, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट एग्री विद दिस। जनरल नरसिम्हन, आप जवाब देना चाहते हैं? मैंने जवाब तो पहले दे चुका हूं। आप सिर्फ फौजी तौर पे अगर देखेंगे तो मानता हूं मैं, ये बात सही है कि हथियार है, हमारा सिखलाई ये है कि एक गोली एक दुश्मन, ये शुरू से सिखलाई रही हमारी। इस बात से तो मैं जनरल शंकर प्रसाद से बिल्कुल सहमत हूँ, उसमें कोई वो शक नहीं है। लेकिन हालात कैसे थी वो हम नहीं जानते अभी। हमारे पास किस प्रकार के हथियार थे जो चीनी लेके आए थे, ये पहली बार ही नहीं लेके आए इस प्रकार का हथियार। जो पानगुंगसो में जो हादसा हुआ था उसमें भी इसी किस्म का हथियार इस्तेमाल किया गया था, तो हमको भी पता था कि किस प्रकार का हथियार लेके आएंगे। तो जमीन पर किस प्रकार से वारदात हुई है ये हम नहीं जानते अभी पूरी सर, मैं आपकी बात से एक सवाल और निकल रहा है जनरल नरसिम्हन। अगर पैंगोंग सो में जो वाकया हुआ था उसमें भी चीनियों ने यही हरकत की थी, तो हमें तो उसी वक्त से अपना एंगेजमेंट का रूल्स ऑफ एंगेजमेंट उनके साथ बदल लेने चाहिए थे, या नहीं? तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है हर एक इलाके के लिए अलग है। ये नहीं है कि जो भी एक छोटा हादसा हो गया तो फायर खोल दो। अगर उस प्रकार के करना चाहिए था तो पिछले साल में हम 660 जो हैं इंट्रूशंस हुए इस प्रकार के, हर एक जगह पे इस प्रकार का कार्रवाई तो नहीं हो सकता। सर माफी के साथ विद रिस्पेक्ट सर, लेकिन ये छोटा हादसा तो नहीं था। एक मिनट 2017 में जब डोलम का हादसा हुआ था उस समय पे भी पानगुंगसो के अंदर में आपने देखा होगा, वीडियो भी निकली थी इसकी, ये पत्थरबाजी सब चल रहा था इस समय पे। तो ये जो है एक किस्म से धक्कम धक्का और फायरिंग के बीच का एक क्या बोलते हैं इसको, एक रेंज बना हुआ है। इसके अंदर ये कार्रवाई चल रही है पिछले कई सालों से। अच्छा ठीक है, मैं ये नहीं मान, चलिए
सर, जनरल प्रसाद ने जो बात कही है भाटिया साहब, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक बात बताइए, ठीक है आपकी संधि है, आपका प्रोटोकॉल है कि हमें ऐसे ही एंगेज होना है, अभी तक वैसे ही चलता आया। जब आपके कमांडिंग अफसर को मार दिया गया, उस वक्त क्या वहां मौजूद जो और जूनियर ऑफिसर्स थे, क्या उनके पास यह फैसला करने का अख्तियार नहीं था कि मेरा अफसर मार दिया गया है, मुझे अब गोली चला लेनी चाहिए? क्या वो ये तय कर सकता है? उसके पास इतना इख्तियार होता है या नहीं होता? देखिए, पहली बात तो जनरल शंकर प्रसाद मेरे रोल मॉडल हैं, मेरे डीजी थे, जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लेकिन मैं उस परिस्थिति क्या है, हम यहां बैठे, उनके दिमाग में हमें जाना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वो है, उन्होंने कि मैं बिना फायर करे मैं अपना मोर्चा पाता हूं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैजुअलिटी हमारी तरफ से हुई हमें पता है। और ये बैलेंस शीट की बात नहीं, तो ये बैलेंस शीट नहीं कि हमारे एक्स हो गए उनके 2x हो गए तो हमें बड़ा खुश होना चाहिए, ये बात मैं नहीं कर रहा बिल्कुल। हमें वहां पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इतने सालों से चल रही है, चाहिए हमको, पर उनको भी चाहिए, तभी हुई है। लेकिन अभी जो हादसा हुआ है इसे सब कुछ बदली कर दिया है। ये देखिए, जो उन्होंने नहीं करा, वहां पर जो 2IC थे या मेजर थे जिन्होंने चार्ज लिया होगा सीओ के बाद, अगर उन्होंने उस बावजूद के बाद, एक्सट्रीम प्रोवोकेशन के बाद भी उन्होंने अपना जो डिसीजन लिया उन्होंने ट्रेनिंग के बाद भी कि मैं, मेरे पास हथियार है, उसके बाद भी, तो हमें उसको सैल्यूट करना चाहिए उनके डिसीजन को। उन्होंने वहां सोच समझ के डिसीजन लिया। हमारे यंग ऑफिसर्स हैं, हमारे जूनियर लीडर्स हैं, उनसे बढ़िया जूनियर लीडर्स दुनिया में नहीं है कोई भी, सबसे आगे से लीड करते हैं, तभी हमारे कमांडिंग ऑफिसर अभी शहीद हुए। उससे पहले भी पिछले 2 महीने पहले हमारा कमांडिंग ऑफिसर एक पिछले महीने शहीद हुआ। तो यह हमारे सोच के चलना चाहिए कि हमारे जो यंग ऑफिसर्स हैं, जो मोर्चे में बैठे हुए हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने किया और उनको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए हमको। अगर उसने नहीं किया तो उसे जरूर नहीं सर, मैं उनको क्वेश्चन नहीं कर रहा थी, आप मेरे सवाल का इंटेंट नहीं समझे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने क्यों नहीं किया, मैं ये कह रहा हूं कि क्या वो कर सकते थे, क्या उनके पास ये फैसला लेने का की पावर थी, ताकत थी कि हमें पहले ऊपर से कहा गया गोली नहीं चलानी है, लेकिन मेरा सीईओ को मार दिया गया मेरी आंख के सामने, मैं गोली चलाऊंगा। क्या वो जूनियर ऑफिसर्स ये फैसला करने का इख्तियार रखते हैं? मेरा सवाल ये। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, रखते हैं, तभी वो हथियार लेके जाते हैं वहां पर। उनको हथियार इसलिए नहीं दिया जाता कि आप चले जाइए वजन उठा के। हर वजन जो होता है एल्टीट्यूड में 1-1 ग्राम हम गिनते हैं, उसका वो हथियार से फायर खोल सकता था। अगर उसने नहीं खोला तो उसके पीछे कोई कारण होगा, मैं कहने की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि वो उसको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसने नहीं खोला, डिसीजन लिया उसने। वो डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि हमने भी अपनी तरफ से उनको मारा है और अच्छी तरह मारा है, ये बैलेंस शीट नहीं है। तो उसने डिसीजन लिया कि अभी मुझे फायरिंग नहीं करनी चाहिए, मैं बिना फायरिंग के जो है मुकाबला डट के कर सकता हूं, मैं अपना काम पूरा कर सकता हूं। तो वो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उसके बाद डिसीजन पे देखिए, जब ऐसे मुठभेड़ होती है, जितने हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है वो ट्रेनिंग रह जाती है, बाकी सब जो है ऑर्डर हम जी ठीक है सर। जनरल है तो हम बोल सकता था क्या। ठीक है सर। जनरल सिंह, मैं अभी कुछ और पूर्व आर्मी कमांडर्स को सुन रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जब पैंगोंग त्सो का वाकया हो चुका था, वहां भी उन्होंने ये सब कुछ किया था। कुछ जो भी जनरल प्रसाद ने भी जो बताया, अभी जनरल नरसिम्हन ने बताया कि वहां हुआ था, तो उन्होंने कहा कि इसके बाद जो आपका अभी तक का उनसे डील करने का तरीका था उसको बदल लेना चाहिए था। उस वक्त आपको कहना चाहिए था कि और जगहों पर जहां भी आपका फेस ऑफ स्टैंड ऑफ चल रहा है, वहां पर आप अपना हथियार रखने के और चलाने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी स्थिति के हिसाब से फैसला कीजिए। उनको उस वक्त ऑर्डर, ये जो हथियार न चलाने का है, ये वापस ले लेना चाहिए था। आप सहमत हैं इससे? सौरभ, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार इस्तेमाल करना जायज है, लेकिन उस समय, रात के समय किसी के तरफ से गलती होती है, नाजायज इस्तेमाल किया जाता है हथियार का, वो कौन बताएगा, उसकी कौन इंक्वायरी करेगा? तो जमीन की हालत के मुताबिक ये संधि जब बनी थी, उसमें बड़े सीनियर लोगों ने हिस्सा लिया है और उन्होंने फैसला ये किया कि गोली नहीं चलाई जाएगी, किसी भी हालत में गोली नहीं चलाई जाएगी। आप देख लीजिए, 1975 के बाद कभी एक गोली भी नहीं चली, कोई सरहद मारा नहीं गया गोली के हिसाब से। तो इसके लिए ये साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना दोनों के बीच में, या उनके बराबर, उनके पहले जो थे, उनकी तरफ से हुक्म मिला है
कि दोनों देश के बीच में गोली नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो कई मौके ऐसे आए हैं कि गोली चल सकती थी, चलनी चाहिए थी। तो अगर वो संधि हुई है, उसको अमल में लाया गया अभी तक जी, डंडे वगैरह यूज किए गए हैं ये, और धक्का मुक्की हुआ है, ये सब कुछ गलत है। सोल्जर्स के तरीके से बिहेव करना चाहिए। ये संधि में लिखा जाना चाहिए था कि दोनों फौजें कम से कम 10 मीटर दूर रहेंगी या पत्थर फेंकने के डिस्टेंस से दूर रहेंगी, ये संधि में लिखना चाहिए था। अगर नहीं लिखा तो अब लिखना चाहिए, और ये तरीका नहीं है। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, भी कोई कर सकता आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे कि अब इस सब सारी जानकारियां आने के बाद और इस संघर्ष के बाद अब उस संधि का क्या अंजाम होगा, क्या उस संधि का अब कोई मतलब रह गया है, और अब हम लोग किस तरीके से उनके साथ बर्ताव रखेंगे अपना। मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हमारे सहयोगी, उनसे भी अपडेट लेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो एक खबर हमने आपको थोड़ी देर पहले दी, जो कि विदेश मंत्री ने दी दरअसल, कि वहां पर जब गलवान में संघर्ष हुआ उस वक्त हमारे फौजियों के पास हथियार था। एक और खबर है, बल्कि एक क्लैरिफिकेशन है, ये आपको हम बता दें। दरअसल कुछ लोग जो हैं इस किस्म की भ्रामक खबरें फैला रहे हैं कि हमारे कोई सैनिक या हमारे कोई अफसर अभी चीनी फौज के कब्जे में है या मिसिंग इन एक्शन है, पता नहीं है कि वो कहां है। तो अब ये साफ कर दिया गया है कि ये खबर बिल्कुल निराधार है, हमारा कोई भी सैनिक मिसिंग इन एक्शन नहीं है। यानी जितने भी लोग उस रात, उस शाम को उस संघर्ष में, उस लड़ाई में शामिल थे, वो सब के सब अकाउंटेड फॉर हैं। मनीष प्रसाद इस खबर पर और जानकारी देंगे आपको। मनीष, देखिए सर, पहले तो आप होल सिनेरियो समझ लीजिए। एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर ने साफ से कहा कि सेना के जवानों के पास क्या था, और वो क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से फायर किए गए। इसके बाद इस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया चाइना फैलाया गया। चलिए मनीष, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप दोबारा कनेक्ट करते हैं आपके साथ। तो दो खबरें, अब काफी परिस्थिति क्लियर हो रही है। पहली बात तो अब जो अभी खबर आई कि हमारा कोई सैनिक लापता नहीं है, हमारा कोई ना सिपाही ना कोई अफसर लापता नहीं है, ना वो चीन के पास है। ऐसी आप कई सोशल मीडिया पर पोस्ट देख रहे होंगे, सब फर्जी हैं, गलत हैं। अभी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, हालांकि पहले भी साफ था, लेकिन अब चूंकि ऐसी खबरों को हवा मिल रही थी, इसीलिए अब इसको औपचारिक तौर पर इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि हमारा कोई भी सिपाही लापता नहीं है, कोई अफसर लापता नहीं है, सब के सब हमारे पास है। हाँ, कुछ लोग घायल हैं, उनका उपचार चल रहा है, और कुछ हमारे शहीद हुए हैं। तो चलिए, दोनों स्पष्टीकरण हमारे सामने आ चुके हैं। जनरल प्रसाद सर, अब आगे की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है इस वक्त की वहां पर क्या परिस्थिति होगी? अब इन संधियों का क्या मतलब रह गया है? देखिए, इन संधियों को तो पहली बात तो इन संधियों को एकदम रद्द कर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब भी ये संधि हुई थी, इसमें हमें उसी टाइम ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, क्योंकि नहीं हुआ और आज ये बड़ा भारी हादसा हो चुका है जो हमारे सामने एक एक्सपीरियंस है फिजिकल। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, इस रद्दी को अमेंड करना चाहिए, सूटेबल चेंजेस लाने चाहिए इस अंडरस्टैंडिंग में। दूसरी बात यह है कि अब से इसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए जब तक कि प्रॉपर संधि नहीं होती है। अभी तो लड़ाई की हॉट वॉर हालत बन चुके हैं, इस समय तो संधि शायद होना मुश्किल होगा, लेकिन इसके आगे अगर इस किस्म के एक्शन हुए तो अब क्या एक्शन लेंगे बिफोर अनदर डील इज साइंड। मेरा मानना यह है कि आज से हमें क्लियर कर देना चाहिए अपनी ट्रुप्स को कि अगर चाइना इस तरह से अंदर आता है तो उसको पहले आप वार्निंग दीजिए। ये मैं कह रहा हूँ आर्मी की तरफ से, जो बॉर्डर पुलिस फोर्सेज है, ITBF वगैरह, उनका कार्य ख़त्म हो चुका होगा। उसके बाद जब आर्मी कंट्रोल ले रही है वहाँ पे, तो जब भी कोई दुश्मन की टोली हमारी लाइन, जो परसीव लाइन है हमारी, उससे अंदर आती है, तो उसको लाउड स्पीकर पे वार्न किया जाए कि आप अंदर आ रहे हैं, इसको बंद कीजिए, दिस इज़ आवर लाइन, यू आर नॉट अलाउड टू कम हियर। अगर वो नहीं मानते तो उनको एक वार्निंग दीजिए कि अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको हम गोली चलाएंगे। और उसके बाद भी वो अगर नहीं मानते और आते हैं अंदर, और तो आप अपनी पोजीशन बनाइए जहां आड़ लेकर, बंक में या और भी कहीं आड़ लीजिए, आप अपना प्रोटेक्शन कीजिए। एंड उनको कहिए, नाउ वी आर फायरिंग अ वार्निंग शॉट, लाउड स्पीकर पे कहिए। अगर फिर भी वो नहीं मानते तो फायर फॉर इफेक्ट, फायर फॉर इफेक्ट, यूज ऑल योर वेपन्स एंड एवरी सिंगल फेलो हु इज अक्रॉस द लाइन शुड बी किल्ड। दिस इज माय पर्सनल व्यू। जनरल नरसिम्हन, आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि अब ये संधियों को तो छोड़ें और एंगेजमेंट के हमारे नियम बदले जाएं, और क्या इस पर विचार हो रहा होगा?
देखिए, मेरा जो मानना है वो मैंने पहले बता चुका हूं, इसमें थोड़ा बहुत पुष्टि करूंगा मैं। ये जो है आपको ये समझना चाहिए 15 जून को शाम को और अंधेरे का वक्त पे ये पूरा जो सेटअप है वो हुआ था। दूसरी बात ये है कि उस समय पे जब सीओ की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद में जो कमांडर QIC होगा या उसका अगला सीनियर कंपनी कमांडर होंगे, जो भी कमान संभाला, उन्होंने ये निर्णय किया कि भाई हम फायर नहीं खोलेंगे और इसी हिसाब से इसको डील करेंगे। उसका हमको इज्जत करना चाहिए, क्योंकि वो शख्स जो है जमीन पर जमीनी हालात को अच्छी तरीके से जानते थे। उनका जो डिसीजन है उसको हमको मानना जरूरी है। दूसरी बात, अभी नियमों को किस प्रकार से बदली करना है, जब ये कार्रवाई के ऊपर परख किया जाएगा और इसका विश्लेषण किया जाएगा, उसके बाद में उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है सर, दो तस्वीरें भी इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी दुखद दर्दनाक तस्वीरें हैं, क्योंकि जब शहीदों के शव वापस आते हैं तो पूरा देश रोता है। और ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं गुरदासपुर की तस्वीर है और एक पटियाला की। दो जगह पर शहीदों के शव उनके घर पहुंचे हैं और ऐसे पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा इलाका उमड़ आया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और इसी जज्बे और इन्हीं शहादतों के बारे में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है कि ये व्यर्थ नहीं जाएगी, ज़ाया नहीं होगी ये शहादत। और अब तो जितनी जानकारियां आ रही हैं उससे बहुत स्पष्ट है कि बहुत बहादुरी के साथ हमारे सैनिक वहां पर लड़े। गुरदासपुर और पटियाला की तस्वीर है ये। पटियाला के निवासी थे शहीद मनदीप सिंह। तो हम लगातार बात कर रहे थे कि अब आगे क्या होने जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि वहां पर सीमा पर तनाव कायम है। अभी भी भारतीय फौज पूरी तरीके से अलर्ट है और आज दूसरा दिन है जब मेजर जनरल स्तर पर बातचीत भी की जा रही है चीन की फौज के साथ, वहां पर डिसएंगेज करने के लिए, उनको दोबारा पीछे भेजने के लिए। लेकिन क्या इससे बात बन जाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। हमने बहुत सारे मेहमानों से बात की। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जनरल सिंह, जनरल प्रसाद, जनरल नरसिम्हन, आपने में समय दिया। आपका शुक्रिया सर।